दोस्तों ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया, यानी कल ही 11 मई 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है हायर पेंशन जो ऑप्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए। दोस्तों इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने और क्लियरिटी देने की कोशिश करी है उन सारे पीएफ पेंशन मेंबर्स को जो हायर पेंशन का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, और डिटेल में क्या क्या आगे प्रोसेस रहने वाला है वो इन्होंने इस सर्कुलर के माध्यम से सारे पेंशनर्स और जो भी जोनल ऑफिसर्स हैं उनको जो है गाइडलाइन देने की कोशिश करी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉइंट द पॉइंट इस सर्कुलर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने गाइडलाइन जारी करी है, और हम और आप लोग जो हायर पेंशन का विकल्प चूज कर रहे हैं या फिर इसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे लिए इस सर्कुलर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ईपीएफओ ने हमें इस सर्कुलर में दिए हैं, तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं समरी में आपको बता देता हूं कि इस जो सर्कुलर जो ईपीएफओ ने दिया है इसके अंदर क्या क्या जो मेन पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये जो सर्कुलर है 11 मई 2023 यानी कि कल ही ये रिलीज हुआ है ईपीएफओ के द्वारा। इसमें जो मोटा मोटी तौर पर ईपीएफओ ने जो मेन पॉइंट्स कवर किए हैं वो कि जो एडिशनल अमाउंट जो हम बात कर रहे हैं जो 1.16% जो डिक्लेयर किया है ईपीएफओ ने जो ईपीएस मेंबर को जमा करवाना पड़ेगा, तो वो कब से लागू होगा और कितनी सैलरी पर वो 1.16% जमा करवाना पड़ेगा, वो एक तो इसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी दी है। इसके अलावा हायर पेंशन का जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा वो भी इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने क्लियर किया है। इसके अलावा एम्प्लॉय या जो पेंशनर है को कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट जमा करवाना है, यानी कि कितना अमाउंट उसके पीएफ अकाउंट में अवेलेबल है और कितना उसको जमा करवाना है विद इंटरेस्ट, वो कैसे पता चलेगा, ये भी इस सर्कुलर के माध्यम से ईपीएफओ ने बताने की कोशिश करी है। और इसके अलावा अगर जिनके पास पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं है या किसी कारणवश से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है या इनएडिक्वेट बैलेंस है, तो वो किस तरह से जो ईपीएस में अपना फंड जमा करवा सकते हैं, उसके बारे में भी इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने क्लैरिटी दी है। तो चलिए दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट इस सर्कुलर के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए मेरे सामने ये सर्कुलर ओपन हुआ है। देखिए यहाँ पर ईपीएफओ का 11 मई 2023 का ये सर्कुलर है। यहाँ पर नीचे की तरफ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शंस जॉइंट ऑप्शन डिपॉजिट ट्रांसफर ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट इनटू पेंशन फंड, यानी कि जॉइंट ऑप्शन जो चूज कर रहे हैं उसका वैलिडेशन ट्रांसफर किस तरह से होगा एंड विद इंटरेस्ट, वो इस सर्कुलर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए डियर मैडम एंड सर प्लीज रेफर टू द इंस्ट्रक्शन इश्यूड वाइड सर्कुलर डेटेड सो एंड सो, यानी कि जो ऑलरेडी ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर दिए हैं उसका यहाँ पर इन्होंने हवाला दिया है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 4 नवंबर 2022 का, उसका भी हवाला देते हुए आगे ये बता रहे हैं कि हमने ऑलरेडी सर्कुलर जारी किए हैं, उसी में एडिशनल अब हम ये सर्कुलर जारी कर रहे हैं उसको सर्कुलर को मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ये जो सेकंड पॉइंट है नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। The employee provisions have come into force on the first day of September 2014. Wide Government of India Notification SO 2061E dated 3rd May 2023। यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया इन्होंने, ये 2023 होना चाहिए। अब इसमें ये क्या बता रहे हैं ये हम बात कर लेते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स who have exercised joint options for contributing under the provision of paragraph 11 of the Employees Pension Scheme 95 and who are found eligible, the employer's contribution shall be 9 and 49% of the basic wages, dear allowance and retaining allowance of each member by increasing 1 and 16% from the extent 8.3%। यानी कि यहाँ पर ये मोटा मोटी बताया गया है कि जो पहले 8.33 ईपीएस में डाइवर्ट होने वाला था उसको बढ़ाकर 1.16% कर दिया गया है। यानी कि अब जो
डाइवर्ट होगा, जो अमाउंट डाइवर्ट होगा वो 9.4% डाइवर्ट होगा आपके पीएफ अकाउंट से ईपीएस अकाउंट में। अब बात कर ले, जो सेकंड पॉइंट बता रहा है, द इंक्रीज कंट्रीब्यूशन शेल बी एप्लीकेबल टू बेसिक वेजेस, डीएनएन अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस टू द एक्सटेंड सच बेसिक वेजेस, डीएनएन अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस एक्सीड 15,000 रुपीज पर मंथ। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये आ रहा है कि जो आपका जो 15,000 से ऊपर का अमाउंट है उस पर ही 1.16% लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए, जो आपका एक्चुअल बेसिक जो जिसपे आपको हायर वेजेस जमा करवाना था वो मान के चलते हैं 30,000 था, तो जो अब ये 1.16% है वो 30,000 माइनस 15,000 यानी 15,000 पर ही लगेगा। 15,000 तो वेव है, उसके एडिशनल जो 15,000 का अमाउंट है, चाहे आपका 25,000 है तो 10,000 पर 1.16% लगेगा, 40,000 है तो 25,000 पर 1.16% लगेगा, यानी 15,000 से अबव पर ही ये 1.16% लगने वाला है। 15,000 से बिलो पर 8.33 ही जमा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। टू गिव इफेक्ट टू द अबव नोटिफिकेशन देयर विल बी नीड टू अंडरटेक फॉलोइंग। अब ये क्या बता रहा है, फर्स्ट जो पॉइंट है, सब पॉइंट, इन ऑल एलिजिबल केसेस ऑफ जॉइंट ऑप्शंस there will be a requirement for accounting 1.16% additional contribution on the pay above rupees 15,000 per month of the employer share to the pension fund। जो मैंने अभी बात करी है वही 15,000 से अबव जो अमाउंट रहेगा उसी पर एडिशनल 1.16% जो एम्प्लॉयर शेयर का जमा हो गया है वही आपको रिटर्न करना होगा ईपीएस फंड में। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सिमिलरली इन एलिजिबल केसेस ऑफ एप्लीकेंट्स joint option where past remittance on higher pay were made in provident fund but not in pension fund, adjustment will be required for 8.33 contribution from the employer share। ये वही बात है कि ऑलरेडी जिनका ईपीएफ में चला गया है, ईपीएस में नहीं आया है, तो वो 8.33 जो 15,000 से बिलो है उसको 8.33 जो है ट्रांसफर होगा। थर्ड पॉइंट है, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जॉइंट ऑप्शन of members who are still in service and OIS officer in charge has passed the requisite speaking order, the present employer shall continue to pay pension contribution on higher wages in future also, including the increased 1.16% on wages above rupees 15,000 per month। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो अब फ्यूचर में रिटायर्ड होंगे, यानी अभी तक उन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन का तो जो ऑप्शन है वो चूज कर लिया है, लेकिन अभी उनकी कुछ समय की सर्विस बाकी है, तो फ्यूचर में जो अब कंट्रीब्यूशन जमा होगा कंपनी की तरफ से, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनको एडिशनल ईपीएस में 1.16% जमा करवाना होगा 15,000 से अबव अमाउंट पर, यानी 15,000 पर तो 8.33 और 15,000 से अबव जो अमाउंट है उस पर 9.49% जो है जमा करवाना पड़ेगा फ्यूचर में, जो भी चालान बनाएगा कंपनी, जो चालान बनाएगी उसमें। तो ये फ्यूचर एम्प्लॉइज के लिए। अब जो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज, इसके बारे में हम बात कर ले। जो फोर्थ पॉइंट है, द ड्यूज विल बी कैलकुलेटेड बाय द फील्ड ऑफिस आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ वेज डिटेल्स सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर्स एंड टेकिंग केयर ऑफ फॉलोइंग इन द प्रोसेस। जो सब पॉइंट है, पहला पॉइंट, ईच मेंबर पेंशनर के शैल बी प्रोसेस इन ए सेपरेट फाइल created in e-office with clear marking of the application ID, system generated acknowledgement number for online application for validation joint option। यानी कि ईपीएफओ हर एक मेंबर को अलग से ट्रीट करेगा, क्योंकि दोस्तों सबका जो कैलकुलेशन है वो सेपरेट रहने वाला है, किसी का भी जो कैलकुलेशन वो सेम नहीं होगा, क्योंकि बहुत से जो 2014 से पहले रिटायर्ड कर चुके हैं, जो अब रिटायर्ड होंगे या ऑलरेडी रिटायर्ड कर चुके हैं 2014 के बाद में, और किसी ने पेंशन पीएफ अकाउंट विड्रॉ कर लिया है, किसने नहीं किया है, किसी का पार्शियल विड्रॉ हुआ है, तो वो सारे केसेस अलग अलग सेपरेट है। तो हर एक केस को ईपीएफओ डिपार्टमेंट सेपरेटली डील करने वाला है अपने ई ऑफिस में, यानी उनका एक सॉफ्टवेयर है वहां पर हर एक का वो अलग से इसमें ट्रीट करने वाला है। क्लियर मार्किंग और एप्लीकेशन आईडी। अब ये एप्लीकेशन आईडी क्या है? ये एप्लीकेशन आईडी वही है जब आप ऑनलाइन
हायर पेंशन का आपने अप्लाई किया तो आपको जो एक्नॉलेज में नंबर मिला था वही एप्लीकेशन आईडी है, उसी को लेकर हर एक मेंबर का अलग से ट्रीट किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है जो पॉइंट है, इन केस of exempted establish the wage details for the entire period and the matching contribution should be available with the exempted establishment and consistent with the records of the trust। ये दोस्तों सेकंड पॉइंट उन लोगों के लिए है जो exempted establishment है। पहला पॉइंट उन लोगों के लिए है जो अनएग्जेम्प्टेड वो होता है जिनका रिकॉर्ड डायरेक्टली पीएफ डिपार्टमेंट हैंडल करता है, और एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिश वो होते हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपना पीएफ का जो है सारा जो लेखा जोखा होता है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से खुद करती है। तो उनका जो केस होगा वो एज पर ट्रस्ट का जो रिकॉर्ड है उसके द्वारा ही ईपीएफओ कलेक्ट करके करेगा और उसी के द्वारा वो प्रोसेस करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब पांचवा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पांचवें पॉइंट में ये बता रहा है ड्यूज शुड बी कैलकुलेटेड मंथ वाइज इन द फॉलोइंग मैनर, यानी मंथ वाइज होगा और ये इस प्रकार होने वाला है। जो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है 8.33 ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 16/11/95 और द डेट ऑफ द पे एक्सीड द वेज सीलिंग विच एवर इज लेटर विल बी कैलकुलेटेड एज पर रिकॉर्ड्स। दोस्तों इसका मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया गया, ये तब से ही लागू होगा, यानी जो 16 नवंबर 95 से ये पेंशन स्कीम लागू हुई थी तो उसके बाद से ही सारा खेल चालू होगा हायर पेंशन का। अब ये बात आती है कि जब से आपकी वेज सीलिंग जो पहले 2001 से पहले 5000 थी, फिर उसके बाद में बढ़ाकर इसको 6500 किया गया, फिर बढ़ाकर इसे 15000 किया गया। तो जब से आपका जो एक्चुअल पे हुआ है जो पेंशन सॉरी पीएफ अकाउंट में, उस सीलिंग से जब से एक्सीड हुआ है तब से ही आपका जो ड्यूज है वो कैलकुलेट होने वाला है। तो ये जब से पहले है तब से नहीं होगा, जब से आपका जो एक्सीड हुआ है जो वेज सीलिंग थी उस टाइम में 5000, 6500 और 15000, उसके बाद में जो अमाउंट आपकी जो सैलरी एक्सीड हुई है तब से ही आपका ड्यूज कैलकुलेट होने वाला है। अब जो सेकंड पॉइंट है ये बता रहा है 1.16% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे अबव ₹15,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2014 will be calculated as per records towards increased contribution। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बार आप समझिएगा, यहाँ पर जो 1.16% का जो अमाउंट एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा, वो एक तो मांगा जा रहा है 15,000 जो सैलरी उससे अबव अमाउंट पे ही लिया जाएगा और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2014 के बाद से ही लिया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरिटी कर दी है कि आपका जब से हायर वेजेस कैलकुलेट ड्यूज होगा तब से नहीं लिया जाएगा 1.16% एक्स्ट्रा, वो लिया जाएगा 1 सितंबर 2014 के बाद में, जिस मंथ से आपका चालान जनरेट हुआ है तब से ही 1.16% एडिशनल जो है ड्यूज बनेगा। यानी कि उससे पहले जब भी आपकी वेज सीलिंग से आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जमा हुआ है तब तक तो आपका 8.33 ही कैलकुलेट होगा और 1 सितंबर 2014 ऑनवर्ड्स आपका जो कैलकुलेट होगा ड्यूज वो 9.49% होगा, यानी एडिशनल 1.16% ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरिटी हो गई है, ये 1 सितंबर 2014 के बाद से ही कैलकुलेट होगा 1.16% और 15,000 अबव सैलरी पर ही कैलकुलेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं। ऑल अमाउंट्स ऑलरेडी डिपॉजिट इनटू पेंशन फंड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सम ऑफ 5 फर्स्ट और 5 ऑफ सेकंड अबव, यानी कि ऑलरेडी अगर अमाउंट जमा हो चुका है तो जो एडिशनल अमाउंट जो ये 1.16 की बात की जा रही है ये वापस जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा एम्प्लॉयर को, तो वो एम्प्लॉय को बता सकेगा कि आपको ये एडिशनल 1.16% जो है एडिशनल जमा कराना पड़ेगा। अब जो चौथा पॉइंट है, द इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्यूज एज कैलकुलेटेड अबव शेल बी द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द मेंबर ऑन देयर पीएफ अक्यूमुलेशन। जैसा उन्हें बात कर लिए, हमें इसमें इंटरेस्ट जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, जो एम्प्लॉयर शेयर हमारे जमा हुआ था उससे हमें इंटरेस्ट मिला था, वो भी हमें यहाँ पर जमा करवाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सब सेक्शन इसमें बना दिए हैं एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड के लिए इंटरेस्ट के बारे में। फॉर अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट डिक्लेयर अंडर पैरा 60 ऑफ ईपीएफ स्कीम 1952।
जो अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है जिनका रिकॉर्ड डायरेक्टली ईपीएफओ खुद हैंडल करता है, तो उनका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो पैरा 60 के द्वारा ही किया जाएगा, जो ईयर वाइज ईपीएफओ डिक्लेयर करता है उसके द्वारा ही किया जाएगा। अब जो सेकंड है वो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के लिए जिनका रिकॉर्ड खुद कंपनी मेंटेन करती है या एक ट्रस्ट मेंटेन करती है, द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ डिक्लेयर्ड under para 60 of EPF scheme 1952 or at the rate declared by the trust of exempted establishment from time to time whichever is higher। यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट लिया जाएगा या तो पैरा 60 ईपीएफ स्कीम के द्वारा जो लागू हुआ है वो, या फिर जो ट्रस्ट ने टाइम टू टाइम डिक्लेयर किया है वो, इनमें से जो भी हायर होगा वो यहाँ पर लिया जाएगा कैलकुलेशन में। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ईपीएफओ ने कुछ कैटेगरीज बना दी है, इनके द्वारा जितने भी एप्लीकेशन इनको रिसीव हुए हैं उसके हिसाब से इन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है, इसी को ये क्लासिफाइड यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, द फील्ड ऑफिस विल एग्जामिन द ईच केस एंड क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट जो कैटेगरी है इन्होंने क्लासिफाई की है, ड्यूज कैलकुलेटेड हैव ऑलरेडी बीन फुली रेमिटेड टू द ईपीएस इन द ड्यू मंथ्स। यानी कि इनके पास में जो ईपीएस वो एप्लीकेशन जिनका ईपीएस में अमाउंट आ चुका है, पहली कैटेगरी वो है जिनका ईपीएस में अमाउंट इनको रिसीव हो चुका है। सेकंड कैटेगरी, ड्यूज कैलकुलेटेड हैव नॉट बीन रेमिटेड टू द ईपीएस बट कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस हैव बीन फुल्ली रेमिटेड टू ईपीएफ एंड देयर इज एडिक्वेट बैलेंस इन पीएफ अकाउंट। सो सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जिनका ईपीएस में अभी तक अमाउंट नहीं आया, लेकिन ईपीएफओ के रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पता है कि हाँ एडिक्वेट बैलेंस इसके पीएफ अकाउंट में पड़ा है, यानी अभी तक इन्होंने विड्रॉ नहीं किया है तो वहां से ये ट्रांसफर कर लेंगे। सेकंड कैटेगरी ये हो गई। थर्ड कैटेगरी, ड्यूज कैलकुलेटेड हैव नॉट बीन रेमिटेड टू द ईपीएस बट कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस हैव नॉट बीन फुल्ली रेमिटेड टू ईपीएफ एंड देयर इज इनएडिक्वेट बैलेंस इन पीएफ अकाउंट और द पीएफ अकाउंट इज विद ट्रस्ट ऑफ पीएफ एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिश्ड। तो थर्ड कैटेगरी वो हो गई कि ईपीएस में अमाउंट भी नहीं आया है और ईपीएफओ के रिकॉर्ड के हिसाब से पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में उतना बैलेंस भी नहीं है जितना कि ईपीएस में डाइवर्ट करना है हायर पेंशन को लेकर। तो ये तीन कैटेगरी ईपीएफओ ने डिक्लेयर कर दी है, क्लासिफाई कर दी है, जो भी उनके पास में अभी तक रिकॉर्ड अवेलेबल हुआ है, डेटा आया है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं सातवां, जो इंफॉर्मेशन ऑन ड्यूज एंड इट्स डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट ड्यूज कैसे रहने वाला है, यानी कि जो ईपीएफओ कैसे बताएगा एम्प्लॉय को कि कितना अमाउंट बनने वाला है और वो कैसे जमा करवाने वाले हैं। द फील्ड ऑफिस विल बी इंटीमेट द पेंशनर मेंबर इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी अबव द ड्यूज एंड इफ एनी अमाउंट दैट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड डाइवर्ट एज पर द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर जो कैटेगरी है, जो तीन कैटेगरी इन्होंने ऑलरेडी बनाई है, ये वाली 1 2 3, इसी को इन्होंने आगे डिफाइन किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी, इन्फॉर्म द पेंशनर मेंबर थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर दैट ड्यूज अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। जो एक्शन बाय फील्ड ऑफिस, जो फील्ड ऑफिस कौन होते हैं, जो ईपीएफओ में काम करते हैं, जो फील्ड ऑफिस जो पर्टिकुलर केस को देखेंगे तो वो उनका एक्शन कैसा होगा कैटेगरी 1 को लेकर कि उनके पास में ईपीएस का जो है पैसा आ चुका है। तो फर्स्ट कैटेगरी में दे विल इन्फॉर्म टू द पेंशनर मेंबर थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर। जिस भी कंपनी से उन्होंने एप्लीकेशन फिल किया होगा, जो उनकी लास्ट कंपनी हुई होगी, तो उसको फील्ड ऑफिस बताएगा कि हाँ इतना अमाउंट ड्यूज हैज बीन हमने रिसीव कर लिया है, आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है और अब हम हायर पेंशन को जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं, यानी अमाउंट भी इनको रिसीव हो गया है। जो सेकंड कैटेगरी है उसको इन्फॉर्म द पेंशनर मेंबर थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर दैट ड्यूज नीड टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू पेंशन फंड एंड रिटर्न कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोवाइडेड टू फील्ड ऑफिस। तो सेकंड जो कैटेगरी है उसमें यह है कि फील्ड ऑफिसर पेंशनर मेंबर को इन्फॉर्म करेगा लास्ट एम्प्लॉयर के द्वारा कि आपका इतना अमाउंट डाइवर्ट होने वाला है प्रोविडेंट फंड में, ईपीएस प्रोविडेंट फंड से ईपीएस फंड में, तो आपको एक रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर के द्वारा कि हाँ इतना अमाउंट आप हमारे पीएफ अकाउंट से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और है कि अगर आपने ऑलरेडी मन बना लिया, आपने एप्लीकेशन सब कुछ डाल दिया है और फिर आपको ईपीएफओ बताएगा कि इतना अमाउंट बन रहा है, तो इसके बाद में भी आप सोच सकते हैं कि यार मैं इतना अमाउंट मुझे जमा करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, या इतना अमाउंट जमा करवाने के बाद में जो पेंशन मुझे मिलने वाली है वो बढ़ती है या नहीं। तो यहाँ पर एक
जो है ऑप्शन और अवेलेबल, यहाँ पर एक पॉइंट और दे दिया गया, यहाँ पे भी हम सोच सकते हैं हमें रिटर्न कंसेंट देने के टाइम में कि हमें ये ऑप्शन चूज करना है या नहीं, तो यहाँ पर ये चीज डिक्लेयर की हुई है। अब जो थर्ड पॉइंट है सिक्स कैटेगरी का, इन्फॉर्म द पेंशन मेंबर टू लास्ट एम्प्लॉयर दैट ही हैज इनएडिक्वेट बैलेंस इन प्रोविडेंट फंड। तो जो तीसरी कैटेगरी है वही है जिनके पास में पीएफ में उतना अमाउंट नहीं है, उन्होंने या तो विड्रॉ कर लिया है, ये अधिकतर उन केसों में जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने अपना पूरा विड्रॉल कर लिया है, तो उनको एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर के थ्रू बताया जाएगा कि आपका इतना अमाउंट इनएडिक्वेट बैलेंस है और आपको इतना अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वो जो पेंशनर मेंबर है वो चेक कर सकते हैं कि हमें इतना अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी उनके पास में ऑप्शन अवेलेबल है कि उनको फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं, यानी कंसेंट देना है या नहीं देना है। फर्दर यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे की तरफ लिखा है, बैलेंस नीड्स टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अवेलेबल विद ईपीएफओ टू पेंशन फंड एंड रिटर्न कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोवाइडेड टू फील्ड ऑफिसर। और जो बी पॉइंट दिया है, डिपॉजिट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ड्यूज टू बी मेड इन द मैनर ऑफ प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर, यानी कि मोटा मोटी यही है कि आपसे कंसेंट लिया जाएगा कि इतना अमाउंट पेंडिंग है, ये आप जमा करवा दीजिए। अब जो 8th पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पेंशनर मेंबर मे बी गिवन 3 months टाइम टू डिपॉजिट एंड टू गिव कंसेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ दीज ड्यूज टू बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि एक पीएफ मेंबर को जो हायर पेंशन का ऑप्शन चूज कर रहा है उसको 3 months दिया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से। वो 3 months में जो भी अमाउंट उसका कम पड़ रहा है, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है, वो ईपीएफओ में एम्प्लॉयर के द्वारा जमा करवा सकता है। नीचे फर्दर और उन्होंने डिक्लेयर दिया है, यहाँ पर देखिए जो टेबल दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि टोटल ड्यू अमाउंट कितना रहने वाला है, टोटल टू बी डाइवर्टेड विथ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अमाउंट टू बी डिपॉजिट विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट डाइवर्टेड होगा और कितना अमाउंट जो है इंटरेस्ट वो लगने वाला है, ये सब कुछ इस टेबल में के द्वारा इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो ये सारा प्रोसेस ईपीएफओ समझाने वाला है, हमें देने वाला है ये पर। तो अब आगे बात कर लेते हैं मेथड ऑफ पेमेंट बाय द पेंशनर मेंबर्स, यानी कि मेथड क्या रहने वाला है। इन कैटेगरी ऑफ 6(1), 6(2) there will be no requirement of any additional deposit by the pensioner. The contribution due with interest receivable may first be diverted from the PF balance in respect of 6(2) and 6(3) point. In category of 3rd, deposit will be made by the concerned pension member only फ्रॉम द बैंक अकाउंट अवेलेबल इन ईपीएफओ रिकॉर्ड्स। यानी कि मोटा मोटी जो पहले बात करिए, जो पॉइंट नंबर 6(1) और 6(2) है, वहां पर अमाउंट ऑलरेडी ईपीएफओ रिकॉर्ड में है, तो वो डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओनली जिसका अकाउंट में बैलेंस नहीं, यानी कि पॉइंट नंबर 6(3), उसमें अमाउंट जो डिफरेंशियल अमाउंट है या अमाउंट अवेलेबल नहीं है ईपीएफओ के पास में आपके पीएफ अकाउंट के अंदर, तब आपसे वो जो है आपके अकाउंट्स में लिया जाएगा। अब उसके लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी, एनी ऑनलाइन फैसिलिटी इफ प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ, यानी कि हो सकता है ईपीएफओ आपको कोई लिंक दे दे ऑनलाइन ही आपके यूएन पोर्टल पर, वहां जाकर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका पीपीओ या यूएन नंबर डालकर जो भी डिफरेंशियल अमाउंट आपको बताया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, वो आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा चेक पेबल एट पर ऑल ब्रांचेस, चेक की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई जा सकती है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है डिपेंड इन द फ्यूचर, वहां पर चेक में क्या क्या इनको रिक्वायर्ड रहेगा, बैक साइड में इन्होंने मेंशन किया है एप्लीकेशन आईडी, यूएन पीपीओ नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर, डिमांड नोटिस नंबर एंड डेट। तो ये अगर चेक की फैसिलिटी ईपीएफओ अवेलेबल करवाता है तो ये डिटेल रहेगा। अदरवाइज हो सकता है ईपीएफओ आपको एक ऑनलाइन लिंक दे दे आपके यूएन पोर्टल पर, वहां जाकर आप जो है जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो जमा करवा सकते हैं। तो मोटा मोटी तौर पर यहाँ यही बताया गया है कि आपसे कंसेंट लिया जाएगा। अब 10th पॉइंट डिस्कस कर लेता है, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन विल फॉलो थ्रू सब्सिक्वेंट सर्कुलर, यानी कि जो भी सर्कुलर अभी तक जारी हुए हैं और आज का जो सर्कुलर है उसी को देखते हुए सारा जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। 11th पॉइंट है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द concerned RO will monitor daily on the progress made with reference to calculation of dues, information to the pensioner member through employer deposit and diversion through
एंड एडजस्टमेंट ही विल सेंड रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस टू एसीसी जॉन। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये एक फील्ड ऑफिस यानी पीएफ डिपार्टमेंट वालों के लिए है। तो देखिए दोस्तों, ये मोटा मोटा इस सर्कुलर के माध्यम से ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से अमाउंट जमा होने वाला है। अगर डिफरेंशियल अमाउंट रहेगा तो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा बताया जाएगा कि इतना अमाउंट है, आपकी कंसेंट रिटर्न में ली जाएगी, तभी वे प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आप अगर पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि हाँ मैं हायर पेंशन लेना ही है, और आपने अगर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या अभी आप पेंडिंग है या अप्लाई कर, तो अभी 26 जून का टाइम अवेलेबल है, यानी 26 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में एम्प्लॉयर के द्वारा आपको बताया जाएगा अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है तो वो डाइवर्ट किया जा रहा है, इतना अमाउंट है, आपसे कंसेंट लिया जाएगा। और अगर अमाउंट नहीं है तो आपको अमाउंट किस तरह से जमा करवाना है, आपको लिंक के द्वारा या चेक के द्वारा, ये भी इस सर्कुलर के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस सर्कुलर के माध्यम से ईपीएफओ ने काफी कुछ चीजें क्लियर कर दी है। तो अब जो ऑप्शन है वो फर्दर जैसे जैसे प्रोसेस होगा तो ईपीएफओ उसके बारे में ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल करवाता रहेगा। तो दोस्तों, आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।